दोस्तों देखिए कैसे और क्यों सहारा कंपनी जो देश की नंबर 1 कंपनी मानी जाती थी, आज के समय में उसका नामो निशान पूरी तरह से गायब हो गया। पहले इस कंपनी ने लोगों का भला करके अपनी इमेज बनाई और बाद में इतना बड़ा घोटाला कर डाला कि आज भी देश के लोग इस घोटाले को सहारा स्कैम के नाम से जानते हैं। 12 लाख लोगों को सहारा देने वाली इस कंपनी ने 13 करोड़ लोगों की आबादी को धोखा दे दिया और सालों से इस पर मुकदमा चलता आ रहा है। इस कंपनी ने हर क्षेत्र में तरक्की की और इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ी कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की इस कंपनी पर नजर पड़ी तो एक ही झटके में ये जमीन पर आ गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सहारा कंपनी की शुरू होने से लेकर खत्म होने की कहानी और आखिर ये सहारा स्कैम था क्या। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, सहारा इंडिया परिवार। दोस्तों सहारा स्कैम को जानने से पहले थोड़ा सहारा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सहारा कंपनी का पूरा नाम सहारा इंडिया परिवार है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ये ग्रुप कई बिजनेस सेक्टर में काम करता है जिसमें फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी और हॉस्पिटैलिटी शामिल है। दोस्तों अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका बिजनेस कितने बड़े पैमाने पर था। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां सहारा ना हो। सहारा कंपनी 1978 में अस्तित्व में आई। ये कंपनी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुरू की गई थी। इसके फाउंडर सुभद्रा रॉय। ये कंपनी सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची है। इस कंपनी ने 12 लाख लोगों को रोजगार दिया और लाखों लोगों का सहारा बनी। नंबर 2, इस कंपनी के प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। सहारा ने अपने प्रोजेक्ट में अमेरिकी निर्माण कंपनी टर्नर कंस्ट्रक्शन के साथ भी सहयोग किया। 2019 में सहारा ने सहारा इवॉल्व्स ब्रांड के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च किए। इन व्हीकल्स में मोटर बाइक, ई रिक्शा, स्कूटर और 3 पहिया कार्गो व्हीकल भी शामिल है। इस कंपनी ने स्पोर्ट्स को भी काफी बढ़ावा दिया। ये कंपनी कई खेलों की टीम को स्पॉन्सर कर चुकी है। ये इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाली फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम पुणे वॉरियर्स इंडिया की मालिक है और कंपनी ने 2012 में सहारा वॉरियर्स पोलो टीम लॉन्च की और 2012 में ही सहारा ने हॉकी इंडिया लीग की लखनऊ फ्रेंचाइजी उत्तर प्रदेश विजार्ड्स को भी चुना। और दोस्तों एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसके अपने टीवी चैनल्स भी हैं जिसमें सहारा वन, फिरंगी, समाचार चैनल, मनोरंजन चैनल भी शामिल है। इसके पास सहारा वन मोशन पिक्चर्स नाम का एक फिल्म स्टूडियो भी था जिसमें कई हिंदी फिल्मों को प्रोड्यूस किया गया था। फिल्मों और खेलों के क्षेत्र में काम करने से कंपनी के मालिक सुब्रता रॉय के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से काफी अच्छे संबंध बन चुके थे और इन्होंने कई पावरफुल नेताओं के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बरकरार रखा था और जनता के साथ अच्छे रिश्ते नाते और अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए इन्होंने कई परोपकारी काम भी किए। जैसे कि सहारा के नाम से 2009 में लखनऊ में एक सहारा अस्पताल बनवाया जिसमें मरीजों के लिए 500 बेड तक की सुविधा है और इसका एक सहारा वेलफेयर फाउंडेशन भी है जो सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए काम करता है। इसने युद्ध में मारे सैनिकों की मदद की और प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली क्षति में लोगों की मदद की। बताया जाता है कि कारगिल युद्ध में मारे गए सैनिकों और 2013 में आई उत्तराखंड आपदा के लिए कंपनी ने करोड़ों रुपए दान भी किए और मुंबई में स्थित इनका होटल सहारा गरीबों के लिए खाना उपलब्ध कराने के लिए मदद करता है। ये कंपनी IT सेक्टर से भी छूटी नहीं है, यहाँ तक कि इसने अपनी एक एयरलाइन एयर सहारा भी लॉन्च की थी। तो दोस्तों ये तो हुई सहारा कंपनी के कामों की बात। अब इनके कारनामों पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। नंबर 3, तो दोस्तों जब ये कंपनी इतनी तरक्की कर रही थी और हर जगह सहारा ही नजर आ रहा था, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और नेता भी इसकी तरफ थे। ऐसे में इनकम टैक्स वालों ने इसकी ओर ध्यान दिया और सहारा से कंपनी की जुड़ी सारी डिटेल्स मांगने लगी। उस वक्त में कंपनी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था, ये बात सोचने लायक थी। जब 1996 में आयकर विभाग ने कंपनी से हिसाब मांगा तो कंपनी के मालिक ने कुछ बड़े नेताओं के नाम बता दिए और कहा पैसा इनके थ्रू आता है। ऐसे में जिन नेताओं के नाम लिए गए उन नेताओं को फंस जाने का डर सताने लगा। लेकिन नेता मुश्किल में पड़ जाते इससे पहले ही नेताओं ने इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह करा दिया। इस तरह कंपनी इस मुसीबत से बच गई और कुछ सालों तक काम ठीक ठाक चला। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद कंपनी के इन्वेस्टर्स कम हो गए और पैसों की तंगी आ गई। नंबर 4, इस मुसीबत से बचने के लिए कंपनी के मालिक सुब्रता रॉय ने IPO लॉन्च किया। IPO के लिए कंपनी ने सेबी में DRHP दाखिल किया जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है। अगर कंपनी से जुड़ी सारी जानकारियां सही होती हैं तो सेबी कंपनी को IPO लाने पर परमिशन दे देती है। लेकिन सेबी को सहारा की 2 कंपनीज में कुछ गड़बड़ नजर आई। ये कंपनी थी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। साथ ही 2009 और 2010 में कंपनी की ऐसी शिकायतें भी सुनने को मिली कि कंपनी गलत तरीके से पैसा कमा रही है। जांच में पता चला कि कंपनी ने OFCD ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 2 करोड़ इन्वेस्टर्स के 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। इसमें OFCD पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर्स अपने पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं या कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन OFCD को लेकर भी कुछ नियम कानून होते हैं। अगर 50 से कम लोगों के लिए कंपनी OFCD इशू कराती है तो उसे इसके लिए रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होती है और 50 से ज्यादा संख्या होती है तो वहाँ सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन सहारा ने इस बारे में कभी सेबी से परमिशन नहीं ली और इस बात पर सेबी ने आपत्ति जताई। मगर इसकी सफाई में सहारा ने कहा कि ये बॉन्ड हाइब्रिड उत्पाद है, ये सेबी के अंडर नहीं आते हैं बल्कि कॉर्पोरेटेड मामले में मंत्रालय के
तहत कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा शासित होते हैं, जिससे सहारा की दोनों कंपनियों ने पहले ही अनुमति ले ली है। लेकिन सेबी के लिए इस तरह से कंपनी के पैसे जुटाने का काम इलीगल माना गया। नंबर 5, इसके बाद सेबी ने सहारा की इन कंपनियों को इन्वेस्टर्स के पैसे 15% के इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाने का आदेश दिया। लेकिन सहारा कंपनी सेबी की शिकायत लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा कंपनी को ही गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से सेबी को OFCD होल्डर्स की डिटेल्स प्रोवाइड कराने के लिए कहा, जिसके लिए सहारा 127 ट्रक डॉक्यूमेंट्स फाइल्स लेकर सेबी के ऑफिस पहुंची। उस वक्त मुंबई की सड़कों पर भारी जाम लग चुका था। लेकिन बताया जाता है कि इसमें भी इन्वेस्टर्स की सिर्फ 25% ही डिटेल्स थी, जिस वजह से इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला समझा गया। सहारा को 3 महीने में 3 इंस्टॉलमेंट में 15% ब्याज के साथ सारे पैसे सेबी को देने थे, जिसमें कंपनी ने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट तो जमा कर दी थी, लेकिन बाकी 2 नहीं कर पाई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक अकाउंट को और एसेट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया। नंबर 6, 26 जनवरी 2014 को सुब्रता रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 2016 में उनकी मां की मृत्यु होने के बाद वो जेल से बाहर आए और तब से सुब्रता रॉय बाहर ही हैं। सहारा द्वारा दी गई पहली इन्वेस्टमेंट के पैसों से सेबी ने सहारा के कुछ इन्वेस्टर्स के पैसे तो लौटा दिए, लेकिन अभी भी कुछ इन्वेस्टर हैं जिनको पैसे नहीं मिल पाए हैं। इसकी वजह यह है कि डॉक्यूमेंट में इन्वेस्टर्स का डेटा उपलब्ध नहीं है। अब एक तरफ सेबी ना तो इन्वेस्टर्स को पैसा लौटा पा रही है और ना ही सहारा कंपनी सेबी को पैसे दे पा रही है। हालांकि सहारा का ये दावा है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं, लेकिन सेबी ने कहा इससे जुड़े कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ उनके पास नहीं है और तभी से यह मामला यहीं अटका हुआ है। इस तरह कानूनी मुकदमों से घिरे होने के कारण कंपनी की इमेज भी खराब हो गई और कंपनी के पास पैसे की तंगी अलग हुई और कंपनी अर्श से फर्श तक आ पहुंची और आज तक सेबी सहारा के बीच यूं ही जंग चली आ रही है। सहारा कंपनी का जितना नाम था उसका स्कैम भी उतना ही ज्यादा मशहूर हुआ। तो दोस्तों ये थी कंपनी सहारा की कहानी। दोस्तों इसी तरह की और भी कई कंपनीज होती हैं जो बिजनेस अपने को फैलाती रहती हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा कहां से आता है ये कोई नहीं जानता है। सरकार के कड़े नियम कानूनों के बावजूद ये लोग किसी तरह से फेर बदल कर ही देते हैं और सरकार को चकमा दे देते हैं। लेकिन एक बार अगर सरकार की इन पर नजर पड़ गई तो इनका सारा बिजनेस एक बार में खत्म हो जाता है। दोस्तों आपका इस सहारा स्कैम के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।